गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीकॉम पार्ट सेकंड ईएफएम विषय के अंतर्गत बैंकिंग विधि एवं व्यवहार विषय में आज हम आपको भारतीय बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 विषय पर बताएंगे। यह अधिनियम भारत में 16 मार्च 1949 से संपूर्ण देश में लागू हुआ। यह अधिनियम उन सभी सहकारी समितियों पर भी लागू होता है जो बैंकिंग का व्यवसाय करती है। इस अधिनियम की कुछ विशेषताएं हैं जिसके बारे में हम आपको समझा रहे हैं। यह देश में संतुलित बैंकिंग विकास पर जोर देता है। बैंकिंग क्षेत्र में जो व्याप्त बुराइयां हैं उनको दूर करता है, उनकी अनुचित प्रतिस्पर्धा पर नियंत्रण रखता है और सुसंगठित बैंकिंग विकास पर जोर देता है। इस अधिनियम का क्षेत्र विस्तृत है। अधिनियम में 56 धाराएं तथा एक परिशिष्ट है। यह अधिनियम संपूर्ण देश के बैंकों पर एक साथ लागू होता है। यह 5 भागों में विभाजित है। बैंकिंग अधिनियम 1949 के मुख्य भाग इस प्रकार हैं। इस अधिनियम के भाग 1 में प्रारंभिक धाराएं हैं जो धारा 1 से 5A तक है। भाग 2 में बैंकिंग कंपनियों के व्यवसाय को समझाया गया है जो धारा 6 से 36A तक है। भाग 2A में इसके नियंत्रण तथा प्रबंध को समझाया गया है जो धारा 36A तथा 36AB तक है। भाग 2B में बैंकिंग कंपनियों के कुछ कार्यों को निषेध रखा गया है जिसमें धारा 36A से D तक है। इसी प्रकार भाग 2C में बैंकिंग कंपनियों का अर्जन विषय में धारा 36A E से 36A J तक समझाया गया है। भाग 3 में बैंकिंग कंपनियों के व्यवसाय व निलंबन व समापन को समझाया गया है। इसमें धारा 36 से 45 तक है। भाग 3A में समापन कार्रवाई को शीघ्रता से निपटाने के लिए प्रावधान है जो कि धारा 45 से 45X तक समझाए गए हैं। भाग 4 में विविध प्रावधान है जो कि धारा 46 से 55 तक है। भाग 5 में सहकारी बैंकों पर लागू मुख्य प्रावधानों को समझाया गया है जो कि धारा 56 के अंतर्गत आता है। इस अधिनियम के मुख्य प्रावधान है बैंकिंग व्यवसाय से आशय ऋण देने व विनियोजन के लिए जनता से जमाएं स्वीकार करना और जिन्हें मांगने पर लौटाना, यह समझाया गया है। बैंकिंग कंपनी वह कंपनी है जो भारत में बैंकिंग व्यवसाय करे। इसमें धारा 7 के अनुसार कोई भी कंपनी जो इस प्रकार के व्यवसाय करती है उसे अपने नाम के साथ बैंक, बैंकर या बैंकिंग शब्द का उपयोग करना अनिवार्य होता है। कोई भी बैंक्स हैं, आप देखिए कोई भी बैंक होगा, चाहे वे प्राइवेट हो चाहे वे गवर्नमेंट हो, वे अपने नाम के आगे बैंक या बैंकिंग या बैंकर शब्द का उपयोग करना अनिवार्य होता है। ये इस अधिनियम की पहली और मुख्य विशेषता है। बिना यदि बैंक शब्द का वह उपयोग नहीं करता है तो वह बैंकिंग व्यवसाय नहीं कर सकती है। इसमें बैंक कार्यों को भी समझाया गया है। सामान्यतः मैंने पहले हमारे जो वीडियो भेजे थे उस वीडियो में भी मैंने बैंक के कार्य और अधिकार के बारे में आपको विस्तार से समझाया था, लेकिन यहाँ हम संक्षिप्त रूप में बैंक के कार्यों को वापस समझा रहे हैं। बैंक का सिंपल सा काम है रुपये जमा करना, उधार देना, अग्रिम देना, ऋण देना, ओवरड्राफ्ट की सुविधा प्रदान करना, हुंडी व विनिमय पत्रों का भुगतान करना, विनिमय पत्रों का क्रय विक्रय करना, वित्तीय सहायता देना, जमाएं प्राप्त करना, बहुमूल्य धातुओं को आपको लिए वे सुरक्षार्थ बैंक में जमा करती है, उसके एवज में वे आपसे शुल्क भी वसूल करती है जिसे हम लॉकर के रूप से जानते हैं। साख पत्रों को जारी करना और धारा 8 व 9 के अनुसार कोई भी बैंकिंग कंपनी बैंकिंग कार्यों के अतिरिक्त अन्य कार्य या अन्य व्यवसाय नहीं कर सकती है। तो आप देख रहे हैं बैंक के कार्य बहुत ही विस्तृत है, बहुआयामी है और बिना बैंकिंग के मनुष्य का आप देखिए कोई भी काम नहीं हो पाता है।
और बैंक और मनुष्य या ग्राहक जिसको अपन कह लीजिए, वह एक दूसरे के पूरक होते जा रहे हैं। इसमें बैंकों के प्रबंध व्यवस्था को भी दर्शाया गया है इस अधिनियम में कि प्रबंध व्यवस्था कैसे रहेगी। संचालक मंडल का उसे गठन करना होगा। धारा 10A के अनुसार इसमें अध्यक्ष की नियुक्ति होगी जो कि पूर्णकालिक होगा और जिसका कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक नहीं होगा। नियोजन पर प्रतिबंध एवं रोक होगी। कोई भी प्रबंध के लिए प्रबंध अभिकर्ता की नियुक्ति नहीं कर सकता है। इसमें बैंकों की पूंजी के बारे में भी बताया गया है धारा 11 के अंतर्गत। धारा 11 में भारत में सम्मिलित बैंकों की न्यूनतम पूंजी के संबंध में प्रावधान है कि कोई भी बैंकिंग कंपनी जिसके व्यापारिक कार्यालय एक से अधिक राज्यों कलकत्ता व बॉम्बे को छोड़कर उनकी प्रदत्त पूंजी एवं संचय कोषों का योग 5 लाख रुपए का होना चाहिए। इसी प्रकार बैंकिंग कंपनी का कार्यकाल कलकत्ता व मुंबई के साथ साथ एक से अधिक राज्यों में स्थापित है तो इसकी राशि 10 लाख रुपए होनी चाहिए। इसमें इस अधिनियम में मताधिकार के बारे में भी बताया गया है। इस अधिनियम की धारा 12(4) के अनुसार प्रत्येक अंशधारी की पूंजी के अनुपात में मत देने का अधिकार होता है। नई शाखा खोलने के बारे में भी इस अधिनियम में प्रावधान है। अधिनियम की धारा 23 के अंतर्गत नई शाखा खोलने के लिए उसे रिजर्व बैंक से पूर्व अनुमति लेना आवश्यक होता है। भारत में संपत्ति के बारे में भी विदेशी बैंकिंग कंपनियों पर जो ये अधिनियम लागू होता है उसकी धारा 25 के अनुसार उसकी मांग और अवधि दायित्व का 75% संपत्ति भारत में होनी चाहिए। इस जो बैंकिंग अधिनियम के अंतर्गत बैंक खोले जाएंगे उनके अंकेक्षण के बारे में भी इस अधिनियम की धारा 29, 30, 31 व 32 व 33 के अंतर्गत अंकेक्षण के प्रावधान करे गए हैं। इस जो बैंकें इस अधिनियम के अंतर्गत खोली गई है उनका नियमित रूप से निरीक्षण हो सके और उनकी कार्यक्षमता बनी रहे तो अधिनियम की धारा 35 में इस रिजर्व बैंक को बैंकिंग कंपनियों के निरीक्षण का अधिकार भी दिया गया है। बैंकों के एकीकरण के बारे में भी इस अधिनियम में प्रावधान है। इस अधिनियम के अनुसार 2 या 2 से अधिक बैंकों का यदि एकीकरण होता है तो जिन बैंकों का एकीकरण होना है उसकी साधारण सभा में 2/3 बहुमत से एकीकरण की योजना स्वीकृत होनी चाहिए। इस अधिनियम में बैंकों के समापन के बारे में भी प्रावधान रखा गया है। इस अधिनियम के अनुसार बैंकिंग कंपनी का समापन भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 व इस अधिनियम में दिए गए प्रावधानों के अनुसार हो सकता है। धन्यवाद।